Hello, Namaskar. So today our topic for the 11th class, that is NCERT numerical on the system of the particle of chapter 7. Okay. Now the first question. In this question, in the HCl molecule, अगर आपके पास कोई HCl molecule दिया गया है, the separation distance between the nuclei of the two atom, अब HCl में दो एटम है आपके पास, हाइड्रोजन और क्लोरीन, is about 1.27 एंगस्ट्रोम, और एक एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर. फाइंड लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. बट अब सेंटर ऑफ मास रिमाइंड होते हैं, हमें पता लग जाना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास हमने क्या निकाला था, R इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2. क्लियर है सभी को? अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इस वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वहां से जाके इसको जरूर देख सकते हैं. समझ आया? ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास निकालना है. अब नाउ एक चीज दे रखे, गिवन क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स एज मैसिव एज हाइड्रोजन एटम. अब वो 35.5 टाइम्स मैसिव है. नियरली ऑल मास इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस मतलब सेंटर पे. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये आपके पास हाइड्रोजन एटम है और न्यूक्लियस उतना ही 35.5 पड़ा है, तो ये आपके पास क्लोरीन हो गया. इन दोनों को ये आपके पास सेंटर जो आपके पास डिस्टेंस है वो दे रखी है 1.27 एंगस्ट्रोम दे रखी सेपरेशन डिस्टेंस. समझ आया सबको? ठीक है. ओके. मान लिया कि आपके पास इसका कहीं सेंटर ऑफ मास O पॉइंट पे लाई करता है, इस O पॉइंट पे, जो कि यहां से क्लोरीन से ये डिस्टेंस मैंने मान ली x है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, 1.27 में से x को घटा दो. समझ आया सबको? तो ये डिस्टेंस बची या नहीं बची? अब ये कह रहा है कि नियरली जो सेंटर ऑफ मास है वो अगर ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे है तो दैट मींस r इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 0. तो वैल्यू पुट करता हूं, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू में m1 मास आपके पास हाइड्रोजन का पहला, तो हाइड्रोजन का मास अभी h लिख के चल रहा हूं, इनटू डिस्टेंस. अब सेपरेशन डिस्टेंस आपके पास लेके चल लेते हैं, r1 आपके पास दे रखा है, दैट इज 1.27 माइनस में x, और 1.27 एंगस्ट्रोम माइनस में x. समझ आया? ठीक है. ओके. प्लस में m2 मास अभी क्लोरीन का मान लेते हैं, इनटू डिस्टेंस आपके पास कितनी ले रखी है सेंटर ऑफ मास से, दैट इज x ले रखी है, अपॉन में m1 प्लस m2 दोनों मास को हाइड्रोजन और प्लस में क्लोरीन दोनों का मास ऐड कर देना है. देयरफॉर 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा. अब क्या कर सकता हूं, अब यहां से कर सकता हूं दैट हाइड्रोजन का मास. अब एक चीज और देखो, यहां से पहले उसने कहा कि गिवन दैट क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स एज मैसिव एज हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम का मास अगर मैं m मान लूं तो क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा, 35.5 m. होगा या नहीं होगा? समझ आया? इसलिए मैंने अभी तक मास वैल्यू नहीं पुट किया था. तो हाइड्रोजन का मास आपके पास m अज्यूम कर लिया, इनटू में 1.27 एंगस्ट्रोम माइनस में x, प्लस में क्लोरीन का मास 35.5 m है आपके पास, और इनटू में x अपॉन में ये सारा आपके पास m प्लस में 35.5 m. बट ये इधर आके क्या हो जाएगा, 0. तो 0 इज इक्वल टू सिर्फ क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई यहां करता हूं तो ये बचा 1.27 एंगस्ट्रोम, साथ में आपके पास मास रहेगा इसका, ये यहां पे लिख देता हूं, इनटू में मास रहेगा, माइनस में mx हो गया, प्लस में 35.5 mx बच गया. अब इसको इधर लेके आऊंगा, अगर मैं दोनों को अब यहां से देखता हूं कि ये आपके पास ये माइनस का mx, ये प्लस का, तो सिर्फ एक बचेगा, तो वैल्यू सिर्फ आपके पास क्या बच गई, दैट 0 इज इक्वल टू 1.27 एंगस्ट्रोम के साथ में तो मास और प्लस का ही बचेगा. 35.5 में से अगर एक वैल्यू घटा दूंगा तो कितनी बच जाएगी, 34.5. तो ये बच गया प्लस का 34.5 m. बचेगा या नहीं बचेगा, और साथ में x रहेगा.
क्लियर है सभी को? इसको इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 34.5 mx इज इक्वल टू में 1.27 एंगस्ट्रोम, और साथ में आपके पास m से m कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो आएगा 1.27 एंगस्ट्रोम अपॉन में 34.5, और x की वैल्यू जो भी आएगी वो कैसी आएगी? माइनस की। जब इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है, चलो हेल्प ले लेते हैं यूजिंग द कैलकुलेटर। तो ये आया 1.27 अपॉन में 34.5, दैट इज गिव्स द 0.037, तो ये आया 0.037 एंगस्ट्रोम। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आई x की। अब इस माइनस डिस्टेंस का मतलब क्या है? इस माइनस डिस्टेंस का मतलब है कि आपके पास क्लोरीन से लेफ्ट साइड डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन से इधर जाऊंगा तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव कितना, वो डिस्टेंस आपके पास 0.037 एंगस्ट्रोम है। क्लियर है? नोट इट डाउन। चलो डांटनी है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W। अगर कोई आपके पास नॉन यूनिफॉर्म बार है जिसका वेट W है, इज सस्पेंडेड एट रेस्ट बाय 2 स्ट्रिंग, जो 2 स्ट्रिंग से सस्पेंडेड की गई है, नेग्लिजिबल वेट, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल 36.9 एंड 53.1 डिग्री, कैलकुलेट द डिस्टेंस d ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब वो d डिस्टेंस निकालनी है ऑफ बार फ्रॉम लेफ्ट एंड, उस लेफ्ट एंड से हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो ठीक है। ओके, नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं भाई। इस तरीके से आपके पास ये डायग्राम है, ये तो आपके पास गिवन कर रखा है, ठीक है। अब ये मैं बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से है आपके पास, ठीक है। अब ये है 36.9, तो ये आपके पास हो गया 36.9, और ये आपके पास दे रखा है 53.1, ये एंगल थोड़ा बड़ा कर लिया, दैट इज 53.1। इस तरीके से सस्पेंडेड है। ये आपके पास कोई मैग्नेट, सॉरी, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट ले रखी थी, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से सस्पेंड कर रखी है, विच इज फ्री। तो ये जो एंगल दे रखा है, ये एंगल है 36.9, दैट इज 36.9 डिग्री का, और ये जो एंगल है ये आपके पास है 53.1 डिग्री का, है या नहीं है। नाउ दैट इन दोनों के बीच की ये जो वेट अप्लाई किया इसने, ये डायरेक्टली डाउनवर्ड में वेट अप्लाई किया W, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो क्या दे रखी है, D। समझ आया? ठीक है। अब ये आपके पास टेंशन प्रोवाइड कर रहा है T1, जिसको मैंने मान लिया। ये आपके पास इधर टेंशन प्रोवाइड कर रहा है जिसको मैंने मान लिया T2। और अगर ये दोनों रिजल्टेंट हैं, और रिजल्टेंट के साथ में अब मैं क्या करूं, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को रिजोल्व करूं, ये रिजल्टेंट हो गया, ये आपके पास इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, और ये आपके पास यहां से ये बन गया ये डायरेक्शन। आई समझ या नहीं है? बिकॉज अगर ये एंगल है तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, उतना ही बनेगा। कितने डिग्री का? 36.9 का। और अगर बेस के साथ में कंपोनेंट रिजोल्व करता हूं तो ये बनाएगा, दैट इज T1 cos 36.9 डिग्री का। बनाया नहीं बना? और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ में बनेगा, दैट इज T1 sin 36.9 डिग्री। क्लियर है सभी को? तो ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से इसका बनाऊंगा। अब ये आपके पास अगर एंगल इतना है रिजल्टेंट, तो ये डायरेक्शन ये लगी, और इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट की ये बनेगी। अब ये एंगल ये है, तो ये वाला एंगल इसका वर्टिकली, सॉरी, ये एंगल रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल अगर मैं मान के चलूँ तो पैरेलल का अल्टरनेट एंगल बन गया ना। इसी तरीके से पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल। अब एंगल के साथ में ये तो बन गया, दैट इज T2 cos, एंगल के साथ बनाए तो 53.1 डिग्री होगा या नहीं होगा?
बेस के साथ में ये बन जाएगा T2 साइन 53.1 डिग्री। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक डायग्राम आ गया। अब यहां से अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास दो चीजें दिख रही हैं, क्या कि T1 cos 36.9 और T2 cos 53.1 दोनों आपके पास एक कंपोनेंट लग रहे हैं, अकेला डाउनवर्ड में लग रहा है W। ये तो है जब रोटेशन दे रहा था। अगर ट्रांसलेशन के लिए बात करता हूं तो ट्रांसलेशन के लिए T1 sin 36.9 और T2 sin 53.1 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्यों ना इनकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके अगर सेंटर ऑफ मास निकाल लो यहां से तो हो जाएगा। ट्रांसलेशन में कर लेते हैं। फॉर ट्रांसलेशन, अब सबसे पहले मान लिया कि फॉर ट्रांसलेशन अगर निकालो, ट्रांसलेशन के लिए हमने क्या कर लिया, दैट इज, देखो दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों बराबर रहेंगे। दैट मीन्स यहां से ये बना T1 साइन 36.9 डिग्री इज इक्वल टू T2 साइन 53.1 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और अगर मैं T1 बाई T2 की अगर वैल्यू निकालूं तो यह आ गया साइन 53.1 डिग्री अपॉन में साइन 36.9 डिग्री। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब यहां से मैंने क्या देखा, तो साइन 53.1 की वैल्यू तो आपके पास कितनी होती है 0.8 और साइन 36.9 की वैल्यू होती है 0.6। अगर सोल्व करूंगा तो 4 3 से 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 पे, देन T1 बाई T2 की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट आ गई, दैट इज 4/3। आया समझ नहीं आया? ये तो था ट्रांसलेशन। और अगर मैं कहूं अब रोटेटिंग करेगा तो रोटेटिंग के लिए क्या करेगा, फॉर रोटेटिंग, अब रोटेटिंग के लिए वो टॉर्क लगाना प्रोड्यूस करेगा, तो टॉर्क आपके पास होता है फोर्स इनटू में, आपके पास क्या होगा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब फोर्स आपके पास लग रहा है T1 के अलोंग में, अगर इधर लेके चलता हूं तो यहां से क्या लेके चलूंगा कि T1 कोस अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से T1 कोस 36.9 की डिस्टेंस है D और टोटल ये आपके पास 2 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है, तो ये इधर सिर्फ इतनी बच जाएगी, दैट इज कितनी 2 माइनस डी की, बचेगी या नहीं बचेगी? तो इसके कंपोनेंट के साथ में तो D इज इक्वल टू इसके कंपोनेंट के साथ में 2 माइनस डी। ठीक है, ये बना कि T1 कोस 36.9 डिग्री के साथ में अबाउट द सेंटर ऑफ मास आपके पास ग्रेविटी से लेके तो D है, इज इक्वल टू T2 कोस 53.1 डिग्री के साथ में क्या है 2 माइनस डी। ये जो डिस्टेंस बचेगी वो 2 माइनस डी बचेगी या नहीं बचेगी? इस कंपोनेंट के लिए सोल्व करता हूं अब, तो यहां से बना कि T1 अब कोस 36.9 डिग्री, अब साइन 36.9 होता है 0.6 या जिसको मैं 0.3 बोल सकता हूं, या सॉरी 3 मान के चल लेते हैं, और तो आपके पास कोस 36.9 आपके पास होगा 4, तो ये आपके पास हो गया इनटू में 4 इंटू डी इज इक्वल टू T2। अब कोस 53.1 इसका अपोजिट कोस 53 साइन 53 अगर 4 है तो कोस 53.1 आपके पास 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास बच गया इनटू में 3 इंटू 2 माइनस डी, देन T1 इंटू में 4D इज इक्वल टू में T2 इंटू में 6 और माइनस में आपके पास बच गया 3D। बचेगा या नहीं बचेगा? क्लियर है सभी को? ओके, अब यहां से T1 बाई T2 निकाल लेते हैं। T1, बट एक चीज और है, वो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यहां से T1 की वैल्यू निकालूं तो T1 की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, 4/3T2 पुट कर सकता हूं या नहीं पुट कर सकता? यहां पे वैल्यू पुट किया, दैट इज 4/3T2 इंटू 4D इज इक्वल टू T2 इंटू 6 माइनस 3D। T2 से T2 कैंसिल आउट कर गया, अब ये यहां पे 4 4 जा 16/3D इज इक्वल टू में 6 माइनस 3D। डी को इसको उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करते ही आपके पास क्या बन जाएगा, 3 6 जा 18 माइनस में 3 3 जा 9D
ठीक है, ये उधर गया तो ये आपके पास ये था इधर, तो 16D इज इक्वल टू क्या बचा, 18 माइनस में 9D। अगर ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस का हो जाएगा, 16 प्लस 9 करूंगा दैट इज 25D इज इक्वल टू में उधर जाके सिर्फ आपके पास क्या बचा, दैट इज 16 इधर आ गया, 25 हो गया, 18 हो गया, देन D इज इक्वल टू क्या बचेगा, 18/25। सोल्व करता हूं तो बचा 0.180, तो 180 का हो जाएगा 25 7 जा 25 175, ठीक है, 175, 5 बचेगा, 2 0 सॉरी 0 25 दूनी 50, तो 0.72 मीटर ये डिस्टेंस आपके पास एक्यूरेट आई। दैट इज डी, जो डिस्टेंस हमें निकालनी थी वो कितना आया, 0.72। और अगर ये वाली डिस्टेंस अगर पूछता फ्रॉम द राइट एंड तो 2 में से ये सबट्रैक्ट कर देता, तो जो भी आपके पास आंसर आता, दैट इज 2 में से अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूं 0.72 तो 8, यहां पे बच गया 2 और ये 1 पॉइंट, तो ये बच गया 1.28। क्लियर है सभी को, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.